हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास है क्लास 12th के केमिस्ट्री के मॉडल सेट का सेट नंबर 2, जिसका हम लोग जो है सब्जेक्टिव करेंगे और एक ही क्लास में पूरा खत्म करेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ये कौन सा मॉडल पेपर करवा रहे हैं। वही मॉडल पेपर जो हम आपको 21 रुपया में 5 गो सेट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें 350 प्लस ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बाद 100 गो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और 30 गो जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उसी का मॉडल सेट नंबर 2 है। 1 आप नहीं देखे हैं तो आपको इसी चैनल पे जो है मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन जो है दिमाग में हटाइएगा, ठीक है, क्योंकि जो है मेरे यहाँ जो है रटने वाला बात नहीं होता है। हम क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, उसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए तो आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है कि कांच को अति शीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा, कांच को अति शीतित द्रव्य क्यों माना गया है। अगर आप इसका आंसर जो है यूट्यूब पे अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे प्रकार के, लेकिन दिमाग में डालिए कि कांच को अति शीतित द्रव्य क्यों कहा गया है। हमने एक बार पढ़ देते हैं कि कांच को अतिशीतित द्रव्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यह जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें ठोस की तरह कठोरता होने के बावजूद भी जो है द्रवों के समान धीरे धीरे जो है प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होती है। इस धीमी गति से प्रवाह के कारण पुरानी इमारतों के शीशे समय के साथ नीचे से मोटे हो जाते हैं। देखे में लग रहा होगा कि आप तो कहते हैं कि ट्रिक के छड़दादा हैं, इतना बड़का आंसर डाल दिए। अब एक लाइन में हम बताएं कि कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। बात खत्म, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा पूछा जी कि कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं, कांच को अतिशीतित द्रव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसीलिए कहते हैं। बात खत्म, आंसर खत्म, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आया कि लिथियम बीबीसी रवा, रवा मीन्स क्रिस्टल, लिथियम बीसीसी रवा बनाती है, तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या निकालना है, आर के मान निकालना है, ठीक है। गणना करें, यदि लिथियम की इकाई सेल का किनारा, किनारा को केमिस्ट्री में ए से सूचित करते हैं, ठीक है, 351 पीएम, पीएम मींस टाइम नहीं, पिकोमीटर दिया हुआ है। तो हम देखिए क्वेश्चन कहा कि बीसीसी रवा बनाती है। अब बीसीसी रवा बनाती है, बीसीसी, अब देखिए इसका जो है आर का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 और ए होता है। ए का मान कितना दिया हुआ है 351। अब मान रख सकते हैं हम लोग। अच्छा, √3 का मान कितना होता है, आर बराबर √3 1.73/4, और यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है जी, ए का मान 351 दिया हुआ है, 351 यहाँ पे रखेंगे। अगर इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 152 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इतना तो आता ही होगा तुम्हें, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, सेकंड देख लिए, मतलब दिमाग में डाल के जाओ, क्वेश्चन रटना नहीं है। अगर आपको नहीं जैसे याद हो गया कॉपी पे नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि, त्रुटि को कभी कभी क्वेश्चन पूछा कि क्रिस्टल बिंदु दोष किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हैं क्रिस्टल बिंदु त्रुटि या क्रिस्टल बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। आइए आइए, जैसे मान के चलिए कि आपके क्लास में जो है 20 जो है बच्चे बैठे हुए हैं, मान लेवला है 20 को बच्चा बैठा हुआ है। एक बच्चा उठ के जो है क्लास से बाहर चला जाए तो क्या होगा, क्लास में को दोष उत्पन्न हुआ तो उसे हमनी के कहेंगे क्लास दोष। लेकिन क्रिस्टल के पूछा है तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी क्रिस्टल में से कोई परमाणु गायब हो जाता है या अंतराली, अंतराली मीन्स खाली स्थान में चला जाता है, तो उसे हमनी के कहते हैं क्रिस्टल बिंदु दोष। फिर से सुनना, जब किसी जालक में कोई परमाणु, कोई एगो परमाणु, ठीक है, गायब हो जाए या किसी खाली स्थान में चला जाए, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को ही क्रिस्टल बिंदु दोष कहते हैं। बात खत्म, खेला खत्म, कॉपी पे नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम अनुभार इसका निकालिएगा। पहले तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना है
कि कास्टिक सोडा के सूत्र का होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना। अब देखो कास्टिक सोडा 4 ग्राम लिया गया है, और जब कास्टिक सोडा के सूत्र आप लिखेंगे तो उसका अनुभार निकालेंगे तो 40 ग्राम आएगा, ठीक है। जल में घोल करके 200 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन बनाया गया है। अब बिलियन की कहा है कि मोलरता ज्ञात करें। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? बिले के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। इतना समझ में आता है? चलो समझ में आता है। तब जो है इसका देखो, अब कास्टिक सोडा 4 ग्राम देले है, एक नया पेज हम तुम्हारे लिए लेते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा जो है कितना दिया गया है? 4 ग्राम, अनुभार 40 ग्राम। इसको जो है काटेंगे तो 1/10 आएगा। ई का आया? तो ई आया आपका मोल की संख्या, ठीक है, मोल बराबर इतना आया, ठीक है। बिलियन कितना देले है भाई? बिलियन जो देले है, बिलियन को भी से हम लोग लिखते हैं, भी बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब देले है जी। अब कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है कितना होता है, कितना लीटर? 10 के पावर -3 लीटर होता है, तुम जानते हो। चलिए इतना जानते हैं। अब जो है कहा कि मोलरता बराबर जो है फॉर्मूला लगावेला है, तो मोलरता बराबर का होता है? बिले के मोल। बिले के मोल कितना आया? 1/10, ठीक है। अब आइए यहां पे हम क्या लिखेंगे? 200। आयतन हमेशा लीटर में लिया जाता है, इसीलिए सेंटीमीटर को हटा के लीटर डालेंगे, यहाँ पे लीटर, ठीक है। तो देखो 200 200 हमने लिखा। अब सेंटीमीटर को हटाए हैं, सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हम लोग जो है लीटर में डालेंगे, तो यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे? 10 के पावर -3। अब जो है एकरा सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर समझिएगा कि जीना बेकारे है जी। सॉल्व करके आएगा 0.05 ऐसे ही करके जो है कुछ इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इतना तो जो है तुम लोग सॉल्व कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे जो है देख रहे हैं, अगर जो है इस क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो 2 नंबर जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये कोई क्यों किसी तरल में अउरणशील ठोस घुल्ले डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घरे जो है क्या बन रहा है? बन रहा है चावल, ठीक है। अब चावल जब बन जाता है तो उसका जो ढक्कन उठाते हैं तब भाप तेजी से निकलता है। अब कुछ उसमें ऐसा चीज डाल दिया जाए, मान के चलिए कि आप ले आए 1 मुट्ठी बालू और उसमें डाल दिए, भाप पहले के अपेक्षा ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा? आप कहेंगे सर कम निकलेगा। तो वही बात यहां पे पूछा कि क्यों किसी तरल में, तरल मतलब लिक्विड, लिक्विड में अउरणशील ठोस घुल्ले डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो ये आंसर मत देखना, ये तो हम कभी तुम्हें बताएंगे भी नहीं कि मत देखना, ठीक है। जब किसी तरल में हम लोग अउरणशील ठोस घुल्ले डालते हैं तो तरल के स्थान को जो है अउरणशील ठोस जो है घेर लेता है। घेरने के कारण जो वाष्प पहले ज्यादा निकल रहा था वो क्या करता है? अब कम निकल जाता है। अरे एग्जाम्पल से समझो। मान के चलो कि तुम अपने घर से जो है निकल रहे हो, दरवाजा पे कोई नहीं है, आराम से तुम निकल जाओगे, ठीक है, तेजी से भी निकल जाओगे, दौड़ के भी निकल जाओगे। लेकिन कोई दरवाजा पे अगर खड़ा रहे जो नहीं, हवा से उड़ेगा नहीं, अउरणशील है, क्या तुम तेजी से निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक उसी प्रकार जब किसी तरल में अउरणशील ठोस घुल्ले हम लोग डालते हैं तो वो तरल के स्थान को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण कर लेगा तो फिर जो है वाष्प का होगा, कम निकलेगा, तो उसका वाष्प दाब में कमी आ जाती है। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं? केमिस्ट्री में समझदार बच्चा जो है पढ़ा होगा कि क्वथनांक का उन्नयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु के विलायक जैसे पानी में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक जो है का होता है? शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है।
मान के चलिए ये क्वथनांक के उन्नयन आपको जीवन में कहियो नहीं समझ में आया। आप जो है एगो बाल्टी लिए, बाल्टी में जो है आपने का डाल दिया, पानी डाल दिया, इसको आग पे जो है आप का कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पानी जो है कितना, मान के चलो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो गया, एकदम गर्म, इतना गर्म कि इसमें हाथ हम डालें, हाथ आपका जल गया। लेकिन किंतु परंतु अब इस पानी में जो है हम कुछ ऐसा पदार्थ डालें जो का है, मतलब घुलेगा ही नहीं। जैसे मान के चलो कि इसमें हम जो है डाल दिए, मान के चलो बालू इसमें डाल दिए, ठीक है, बालू डाल दिए। चलो अब बताओ कि क्या ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट होगा? सिंपल सी बात है, नहीं होगा। अरे भाई अकेले पानी था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट होने लगा, लेकिन इसमें और कुछ डाले, ऐसा चीज डाले जो हीट ही नहीं हो रहा है, मतलब समय ले रहा है ज्यादा। तो अब इसको जो है हीट करने के लिए 112 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है। तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाना ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। मीन्स क्या हम बोले कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है? क्वथनांक का उन्नयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जो है तरल जितना डिग्री सेल्सियस पे खौलता था पहले, अब उसमें कोई चीज डाल दिए तब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे खौलेगा, वही कहलाएगा क्वथनांक का उन्नयन। अगर आपको हमारी भाषा नहीं समझ में आती है तो यहाँ पे देखिए, क्वथनांक का उन्नयन का है वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी शुद्ध विलायक में, जैसे मान के चलिए पानी में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है, जैसे कि नमक या चाहे चीनी, तब मिलाने पर जो है विलयन का क्वथनांक, क्वथनांक मीन्स टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, एक लाइन में अब बताएं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है। जब कोई विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देने से टेम्परेचर जो है पहले की अपेक्षा बढ़ गया तो वो कहलाया क्वथनांक का उन्नयन। बात खत्म करो। ठीक है, नेक्स्ट पे जो है अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछा है क्वेश्चन, परासरणी दाब क्या है? परासरणी दाब क्या है? जैसे देख लो, ये जो है आप सुने होंगे, ये बाल्टी है मान के चलो, इसके बीच में अर्ध परगाम में झिल्ली लगा ले। अर्ध पारगम में झिल्ली मतलब होता है कि आर पार होना। इसमें मान के चलो इधर जो है क्या है, विलायक है, मान ले वाला है, इधर जो है क्या है, विलेय है। ठीक है, अब विलायक और विलेय जो है मिल रहा है, विलायक जो है इधर जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पसर रहा है। अरे पसरना मीन्स फैलना। ठीक है, विलायक विलय मिलेगा तब भी तो विलयन बनेगा, तब विलयन बन रहा है। लेकिन हम क्या किए कि बाहर से कोई दाब दे रहे हैं, दाब मीन्स प्रेशर, बाहर से इसमें हम क्या किए कि दाब दिए। अब दाब दिए तो जो ये विलायक एन्ने से एन्ने जा रहा था, ये विलय एन्ने से एन्ने आ रहा था, अब ये नहीं जा रहा है, तो ये दाब का कहलाएगा, परासरण को रोक दिया, इसीलिए ये दाब प्रासरणी दाब कहलाया। अब एक लाइन में सुनो, प्रासरणी दाब क्या है? वैसा बाहरी दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, उसे प्रासरणी दाब कहते हैं। बात समझ में आया कि वह बाहरी दाब जो प्रासरण की प्रक्रिया को रोक दे उसे ही प्रासरणी दाब कहेंगे। आइए क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम लिखिए। पहला मॉडल सेट में फैराडे के पहला नियम लिखना था, दूसरा मॉडल सेट में फैराडे के दूसरा नियम आया है, मतलब दोनों में से कोई एक एग्जाम में आने वाला है। आइए, फैराडे के दूसरा नियम क्या कहता है कि भाई पहला नियम तो तुमको पता ही होगा, एम जो है समानुपाती होता है क्यू के, मतलब कि इलेक्ट्रोड पे जो है उपस्थित मात्रा जो है उसके आवेश के समानुपाती होती है, पहला नियम था। लेकिन यहां पे हमने सेकंड नियम आपको कहा है, तब फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि जब समान मात्रा में विद्युत धारा को अलग अलग विद्युत अपघट्यों से गुजारा जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो है उस पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के
समानुपाती होती है। तुमको तो समझ में नहीं आया होगा, बाउंस कर गया होगा ऊपर ऊपर। अरे ले भाई, ये जो है हमने तीन जो है बर्तन बनाया, तीन में जो है हम अलग अलग जो है काले, सब विलायक सब में सेम है, मान के चलो कि सब में विलायक जो है पानी है, मानेला है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या है, बिले अलग अलग लेना है। इसमें हमने नमक ले लिया, इसमें हमने चीनी ले लिया, इसमें कोई एगो और दूसरा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या कहता है, जब समान मात्रा में विद्युत धारा को अलग अलग विद्युत अपघट्यों से गुजारा जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। अब एकरा में जो है आपने जो है इलेक्ट्रोड डाला है, इलेक्ट्रोड समझ रहे हो ना, धातु के जो है विद्युत अपघटन के विलयन में जो धातु का रॉड जो है डाला हुआ रहता है उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अब समझना कि जब अलग अलग जो है विलयन है लेकिन मात्रा सबके समान है, अगर ई 1 kg है तो ई भी मानना 1 kg है, ई भी मानना 1 kg है, ठीक है। अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन के समान मात्रा में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पे जो मात्रा जो है प्राप्त होती है वो क्या होगी, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। फिर से अलग अलग विद्युत अपघट्य के समान मात्रा से जब विद्युत धारा गुजारी जाती है तो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। बात समझ में आई? तो इसको कॉपी पे नोट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आप में आया कि संचायक बैटरी, यही है ना नेक्स्ट? अच्छा हाँ, नेक्स्ट यही है कि संचायक बैटरी क्या है। मोबाइल की बैटरी क्या है, संचायक बैटरी है। अब कहेंगे कैसे? संचायक बैटरी जेकरा दोबारा हमनी के चार्ज करके उपयोग कर सके उसे संचायक बैटरी कहते हैं, जिसको हमनी के द्वितीय सेल भी कहते हैं। एगो प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीय सेल होता है। मॉडल सेट 1 में पढ़ाए थे हम आपको प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल लिखो फेंको बैटरी, आज यूज किए, चार्ज खत्म हो गया, उसको फेंकना पड़ेगा। द्वितीयक सेल का होता है जिसको हम चार्ज कर सकें। लेकिन आपसे पूछा है संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, परिभाषा आपको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देना है, कैसे देंगे? संचायक बैटरी से हम यह समझते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसे ही संचायक बैटरी कहते हैं। इतना नहीं याद रहे, आप भूल गए हैं एग्जाम में, एक लाइन में लिखिएगा संचायक बैटरी क्या है। वैसी बैटरी जिसको हम लोग उपयोग करके आप फिर से चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं उसे संचायक बैटरी कहते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो ये भी लिख देंगे, बात खत्म। आइए नेक्स्ट है संचायक बैटरी के अगर उदाहरण पूछे, गाड़ी के बैटरी, मोबाइल के बैटरी जिसको आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आइए, अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अभिक्रिया का वेग मतलब होता है कोई रिएक्शन कितना स्पीड से हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? मान के चलो कि तुम जो है दौड़ रहा है, ठीक है। अब दौड़ रहे हो मतलब तुम्हारी स्पीड ठीक है, वेग जो है तेज में है। अगर जो है पीछे से आग जो है गर्म करके रॉड से मारा जाए तो तुम्हारा स्पीड जो है कम होगा कि तेज होगा? सिंपल से कहोगे कि गर्म रॉड से मारेगा तो स्पीड तेज होगा। वही है, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव यह पड़ता है कि जितना टेम्परेचर देंगे हम लोग अभिक्रिया उतना ही तेजी से होगा। अरे यहां पे देखो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है सामान्यतः क्या होता है, बढ़ता है। जितना ताप देंगे उतना ही अभिक्रिया तेजी से, घोड़ा के जितना मारेंगे उतना ही तेजी भागता है, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उच्च ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच टक्कर जो है अधिक होता है और बार बार होता है, ठीक है। एगो क्लास में जो है 10 गो बच्चा के घर रख दिया जाए
और बाहर से चारों तरफ आग लगा दिया जाए, बच्चा अपने में जो है लड़कट के मर जाएगा सब, मतलब उसका भी टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। तो अभिक्रिया के वेग पे ताप का क्या प्रभाव पड़ा? तो अभिक्रिया के वेग पर ताप का यह प्रभाव पड़ता है कि जितना ताप हम लोग देते हैं अभिक्रिया का वेग उतना ही तेजी से होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना है, तो अभिक्रिया का अर्धकाल समय निकालें। निकाल सकते हैं जी। आइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग कहा है, अर्धकाल, अगर काल कहता है, समय कहता है, तो उसको टी कहते हैं। अगर आधा काल कहता है तो हाफ टी कहेंगे। टी हाफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बटा में के होता है। कभी कभी के यहाँ पे भी हो जाएगा, आई यहाँ पे जा सकता है। इतना तो मैथ तुम लोग जानता होगा, अगर हम नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तब प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना दिले है, मतलब के मान इतना दिया हुआ है। के मान यहाँ पे रखेंगे, सब कुछ जो है आपके पास है, इसको सॉल्व कर देंगे। अरे के मान हटा के और यहाँ पे जो है ये नहीं लिख सकता है जी, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आता है? 138.6 मिनट एकर आंसर आता है। ठीक है, कभी कभी 1386 बच्चा लिख देता है, याद रखना। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेना, सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमने बताया तुम्हें। क्वेश्चन है, झाग उत्प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे तो एक के लाइन में बताना कि झाग उत्प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। बात खत्म हो गया। आपसे पूछा है कि झाग उत्प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो झाग उत्प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और क्या बोलेंगे हम लोग, बात खत्म। ठीक है, अगर रीजन पूछता है कि काहे करल जाता है भाई, तो सल्फाइड अयस्क जो होता है वो पानी में क्या होता है कि नीचे बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखल होगा कि झाग प्लवन विधि से मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है, क्योंकि ये अयस्क पानी में जो है अघुलनशील होते हैं, पानी में घुलता नहीं है और तेल से जो है आसानी से गीले हो जाते हैं। झाग उत्प्लवन विधि का है, जैसे कि हमने के कपड़ा धोते हैं तो साबुन सरफ डालते हैं तो उस पे ऊपर कैसे झाग आ जाता है, झाग को निकाल करके अलग बर्तन में कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जो है जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसको झाग उत्प्लवन विधि के द्वारा ही जो है सांद्रित किया जाता है। किसका? सल्फाइड अयस्कों का। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का उपयोग के क्या लाभ हैं? अगर एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन आप करवा रहे हैं तो उसमें क्रायोलाइट का क्या उपयोग है जी, बताइए तो। आइए जी, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाने से मुख्य लाभ यह है कि एल्यूमिना के गलनांक को बहुत कम कर देता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और यह मिश्रण की विद्युत चालकता को बढ़ाता है। अब जो है एल्यूमिनियम के जो है जो भी तार वगैरह आता है, एल्यूमिनियम के तार, ओकरा में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? आखिर एकर लाभ का है, तो लाभ सुनना की का है कि लाभ है कि विद्युत चालकता को जो है क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, और विद्युत धारा आसानी से जो है आने लगती है, मतलब घरे में लाइन चकाचक रहेगा, मतलब कभी तार उर के दिक्कत नहीं आएगा। अब क्वेश्चन यही पूछा, एल्यूमिना के विद्युत अवकरण में क्रायोलाइट का उपयोग के क्या लाभ है, तो लाभ पूछा है तो बताएंगे कि एल्यूमिना से इससे जो है विद्युत चालकता जो है बढ़ जाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देवे, बदल देवे भाई कि बताइए एल्यूमिना के विद्युत अवघटन में क्रायोलाइट के उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तब क्या कहेंगे कि इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्यूमिना के गलनांक को कम कर देता है, एल्यूमिनियम गलता नहीं है ज्यादा। ठीक है, क्रायोलाइट का उपयोग जब किया जाता है तो एल्यूमिनियम गलता नहीं है ज्यादा, इसलिए किया जाता है। और लाभ क्या है तो तुम बताओगे कि विद्युत चालकता को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है कि pH3
और NH3 का आबंध कोण जो है बड़ा है, क्यों? क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है PH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है, रीजन बताना है क्यों बड़ा है। ठीक है, देखो अमोनिया NH3 होता है, इसका आबंध कोण जो है PH3 यानी फॉस्फीन से बड़ा होता है, मतलब कि NH3 का जो है का है, NH3 जो है बड़ा है और PH3 जो है छोटा है। का छोटा है? आबंध कोण छोटा है, क्यों? रीजन बताना है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस की तुलना में विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की अधिक होती है, पहला रीजन अधिक होती है, जिससे यह साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर अधिक मजबूती से खींचता है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इनके बीच अधिक प्रतिकर्षण होता है और हाइड्रोजन परमाणुओं को अधिक जगह मिलती है, जिससे जो है NH3 कोण लगभग 107 डिग्री का होता है, जबकि PH3 का कोण जो है 93.5 डिग्री होता है। तुम्हें तो समझ में आया नहीं है? अरे हमें लगता ही है कि तुमको समझ में ना आया है। आजा यहां पे समझाते हैं। ई N है और E जो है P है। N जो है विद्युत ऋणात्मकता का है, इसका ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, मतलब ई हाइड्रोजन को अपनी ओर तेजी से खींचेगा। मतलब ई जो है हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या कर रहा है? तेजी से खींच रहा है। जब ई नाइट्रोजन इसको तेजी से खींचेगा तो ई हाइड्रोजन को भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ई भी तो इसको तेजी से खींचेगा। और जब दोनों खींचेगा तो इसका जो है लेंथ का होगा, बढ़ेगा। तब बढ़ेगा तो एक आबंध कोण भी तब बढ़ गया। इसका क्या होता है कि नाइट्रोजन से ही थोड़ा सा कम विद्युत ऋणात्मक है, तो ई उतना एक दूसरे को खींच नहीं पाता है, इसीलिए जब इसका जो है H के साथ जब इसका कोण बनता है तो 93.5 ही रह जाता है। बात समझ में आया? काहे जो है NH3 बड़ा होता है PH3 से? तो N जो है विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, जिसके कारण हाइड्रोजन को तेजी से खींचता है। अब हाइड्रोजन भी कहता है कि भाई हम भी खींचेंगे, दोनों खींचेगा, उसका जो है लेंथ लंबा हो जाता है। ठीक है, लेंथ मीन्स लंबाई रे बालक। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे। क्वेश्चन है कि हैलोजन, अरे भाई हैलोजन वाला तोहनी की ट्रिक नहीं बताए थे हम, फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आता है। हैलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य है? वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहते हैं। ट्रिक का था, फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं, ये 5 गुता है हाइलोजन वाला। बात खत्म। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आज तक केमिस्ट्री के कोई ऐसा एग्जाम नहीं भइल होगा जेकरा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेला नहीं आइल होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो आप देखे होंगे तभी आप इस चैनल पे आए होंगे, काहे कि ओकरा पे मिलियंस में व्यू है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे के ट्रिक वाला वीडियो। आइए जी, एगो हम लिख देते हैं, एगो तुम लिख देना। वेनेडियम 23 के लिखेला कह रहा है, आप जो है लिखिए दीजिएगा जी। कैसे लिखिएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आप 4s क्या होगा 2। अभी तक कितना हुआ? 20 हो गई होगा, 20 हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा? 3d3 होगा। बात खत्म। देख रहे हो, इतना तो तुम लिख सकते हो यार। चलो इतना जो, अगर इसमें जो है 29 कॉपर वाला के जो है ढेर बच्चा गलती करता है, तो एक थोड़ा सा जो है सही तुम लिखना। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम का जो है बच्चा गलती कर देता है। अब गलती क्या करता है तो देखो, अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है उसको देख लेना। अगर हम कॉपर का लिखते हैं तो कॉपर के 29 होता है, नियम के अनुसार आप क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे। 4s2 और 3d10 लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे तुम। गलती है,
नियम के अनुसार सही है, लेकिन ये गलती है। अब कहेंगे गलती का है, और इसे तुम तो लिखोगे नहीं, कहा कि 29 है तो यहाँ पे तुम 9 पहले बात लिखोगे, तब 29 हुआ। जोड़ लो, 2 4 10 12 18 20 और 29, 29 ही है ना, तो 29 हो गया। नियम का कहता है कि डी पहले भरना चाहिए, तब एस के पहले भरेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी ऊर्जा की बात हो जाती है। तो यहाँ पे 4s1 लिखेंगे और 3d10 लिखेंगे, तब ई सही हुआ, ठीक है। ऐसे ही क्रोमियम का होता है 4s1, क्रोमियम 24 वाला, ठीक है, 4s1 और 3d5 होता है, ठीक है, उसके ऑर्बिटल पहले भरने चाहिए। तो ये जो है 17 नंबर, आप कम से कम जो है 1 से लेके 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें से 2 गो तो आएंगे ही आएंगे आपके परीक्षा में, ठीक है, 2 नंबर कंफर्म है। अब 18 नंबर क्वेश्चन कहा, ये जो है ना थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह नहीं हुआ था, तो हम एक लिख देते हैं, बाकी आपके पास मॉडल पेपर होगा, उसमें से आप देख के बनाएंगे। क्या है, CH3, CH3 और H, और उसके बाद क्या है H, उफ, हाँ चलिए, HCH3 और उसके बाद Br। ये जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, कहा कि इसका IUPAC नाम लिखिए। देख के तो दिमाग में जो है बुखार लग गया होगा कि IUPAC नाम इसका कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देख, यहाँ से एगो कार्बन, यहाँ पे 2 गो कार्बन, यहाँ पे 3 गो कार्बन, यहाँ पे 4 गो कार्बन, यहाँ पे 5 गो कार्बन, मतलब टोटल इसमें कार्बन की संख्या के गो हुआ, 5 गो हुआ, ठीक है। अब 5 गो हुआ तो गिनेंगे कि किस नंबर पे जो है ब्रोमीन आ रहा है। भाई पहले हमने के ब्रोमीन के काहे कि हाइड्रोजन वाला तत्व है, ठीक है, तो ये जो है ब्रोमीन देखेंगे कितना नंबर पे आ रहा है। तो अगर इधर से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो चौथा नंबर पे जो है ये ब्रोमीन आया है, लेकिन भीरी कितने से पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, इनमें से दूसरा नंबर पे जो है ब्रोमीन आ रहा है। तब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है, आ लिखेंगे पेंट टू इन, पेंट टू ENE, ब्रोमो पेंट टू इन। आ कहीं कहीं आप देखेंगे तब 4 ब्रोमो पेंट टू इन भी लिखल है, दोनों सही हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे जब हम बता दिए तो आपको जो है 2 नंबर और 3 नंबर खुद से बनाने हैं। अगर आपको नहीं बनाने आते हैं, आप YouTube पे सर्च करेंगे IUPAC नाम लिखने का ट्रिक बाय सनी सर, आपके सामने एक वीडियो आएगा, आप उसको देख लेंगे, किसी भी का जो है IUPAC नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, व्हाई, रीजन बताने हैं। आइए जी, फिनॉल मतलब C6H5OH, ठीक है। अगर जो है एल्कोहल पूछा C2H5OH, तो ये फिनॉल जो है अम्लीय ज्यादा है। क्या कहा है, फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, क्यों, देखो फिनॉल जो है बेंजीन ग्रुप बनाता है, बेंजीन में OH है, तो क्या करता है कि फिनॉल अपन H वाला को त्याग करके जो है फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है जी, फिनॉक्साइड बनाता है। ये फिनॉल जो है रीजन का लिखेंगे, पहले सुनो, फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों, तो लिखेंगे फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय इसलिए है क्योंकि फिनॉल में जो बेंजीन रिंग में ऊपर में H जो होता है वो त्याग करके क्या करता है, तब फिनॉक्साइड बनाता है। अब फिनॉक्साइड अम्ल है, तो हम क्या कहेंगे, इसीलिए फिनॉल जो है एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। अगर तुमको उतना नहीं समझ में आता है तो देखो इतना बड़ा लिखे हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और आराम से पढ़ो कि इसमें जो है क्या लिखा गया है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। क्या होता है जब अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का अपघटन करवा दिया जाए। अगर आप फॉर्मूला के तहत लिखेंगे
तो आप ऐसे लिखेंगे CH3COOH C2H5 इथाइल एसीटेट है। आज जब इसका जो है जल अपघटन आप करवाइएगा, क्या करवाइएगा जी, जल अपघटन करवाइएगा, तो देखिए दो गो चीज में बदलता है। एक एसिटिक एसिड जिसे आप सूत्र के तहत CH3COOH, और उसके बाद एक बनता है इथेनॉल प्लस C2H5OH। आप क्या लिखेंगे, क्या होता है जब अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है, तो हम लिखेंगे कि जब अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है तो एसिटिक एसिड और एक जो है इथेनॉल बनता है। और नीचे ये जो है स्ट्रक्चर हमने के लिख देंगे, बात जो है खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों 20 को क्वेश्चन हमने जो है मॉडल सेट 2 का करवाया। इसमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएंगे, हो सकता है कुछ हो गया हो तो उसका जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। चैप्टर मॉडल सेट 3 का जो है आपको वेट करना है कुछ दिन, उसके बाद जो है मॉडल सेट 3 का आएगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे का कमेंट है कि ऑब्जेक्टिव भी एक सीरीज में करवा दिया जाए, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। पहले इसे तो आप याद रखिए और कॉपी में नोट भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी में से एग्जाम में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी।